Good morning, students. Today I am starting a new chapter, chapter number 5, cash flow statement. You should listen to this video very carefully. In this chapter, a full-fledged question of 6 marks and short question of 3 marks may appear in the CBSE examination. So I am starting cash flow statement. Meaning of cash flow एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें इनफ्लो और कैश फ्लो का आउटफ्लो जो है उसका पता नहीं चलता। इसके लिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम जो है ये पता कर सकते हैं कि कितना कैश आया है। इनफ्लो का मतलब कितना कैश आ रहा है और आउटफ्लो का मतलब है कितना कैश जा रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच शोज कैश फ्लोज। इनफ्लो मैंने कितना कैश हमारे पास आ रहा है, आउटफ्लो फ्लो का मतलब है कितना कैश कंपनी से जा रहा है। ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दो टर्म्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश का मतलब होता है हार्ड कैश, जैसे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, उसको बोलते हैं हम कैश। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश के बराबर। ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब होता है जिस पीरियड की या जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं। अब जो है हम मैंने आपको समझा दिया कि कैश और कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है? जो सिक्योरिटी को हम मार्केट में इजीली सेल कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी। जो है कई बार क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट भी लिखा होता है, उसको हमें मार्केटेबल सिक्योरिटी ही मानना है और उसको हमें कैश और कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड करना है। तो इस तरह से जो है हम इसको और आगे हम जो है इसको करते हैं कंटिन्यू कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते कैसे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमें 3 एक्टिविटी जो है आनी चाहिए। पहला, कैश कितना आ रहा है हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। सेकंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमारा कैश फ्लो कितना है। थर्ड, कैश फ्लो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना है। तो दे आर 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जिनको कंबाइन करके हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बनानी पड़ती है। अब हम इसको 1 बाय 1 जो है क्वेश्चन को करेंगे। इसके 2 मेथड हैं कैश फ्लो बनाने के। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है वो आपके कोर्स में नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड जो है उसको हमें बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से हम बनाते हैं। अब थोड़ा सा इसकी अगर थ्योरी अगर हम देखें, थोड़ा सा कई बार जो है आपके जो है 2 या 3 नंबर की जो है या 1 नंबर की थ्योरी भी आ जाती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि क्यों हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। इससे हमें जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट से जितने भी सोर्सेज हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट के, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हमें कहाँ से कैश और कैश इक्विवेलेंट हमें प्राप्त हो रहा है। फिर हम कहाँ यूज़ करें। एप्लीकेशन का मतलब है हमने कैश और कैश इक्विवेलेंट को कहाँ यूज़ किया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में। हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन तीनों के बारे में आपको आना चाहिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का है कि नेट चेंज कितना हुआ है, यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसको बोलते हैं हम नेट चेंज बिटवीन द कैश फ्लो जो है स्टेटमेंट। अब है कि यूजेस में आपके पास 4 यूजेस आप कर लें उतना ही बहुत है जो है। अब क्यों हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसकी हमें जो है उसका महत्व या बोलिए कहाँ इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से अभी आपको मैंने बताया इनफ्लो किसका मतलब कैश का और कैश इक्विवेलेंट का, और आउटफ्लो किसका, कैश और कैश इक्विवेलेंट का, उसका पता चलता है। बस इतनी आपको लाइन आनी चाहिए। फिर है कि इससे हमें प्लानिंग में फ़ायदा भी होता है। प्लानिंग में फ़ायदा का मतलब क्या है कि हमें जो है कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कितने हमें पैसे की ज़रूरत है, इन सब का हम प्लान कर सकते हैं अगर हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है। फिर है इट हेल्प्स इन असेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि क्या एक फर्म अपनी लायबिलिटी को टाइम पर पे कर सकती है, उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंसी। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हमें लिक्विडिटी यानी लिक्विड उसकी पोजीशन कितनी है, जो है क्या रेडिली वो अपने डेप्थ को जो है शॉर्ट टर्म डेप्थ को पूरा कर सकती है या नहीं, उसका पता लगाने में कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी मदद करती है। फिर आपका अगर हम देखें
तो फोर्थ पॉइंट है आपका एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें सरप्लस और डेफिसिट कैश जो है उसका पता चल जाता है कि हमारे पास कैश डेफिसिट है, कम है या ज़्यादा है। उसको बोलते हैं सरप्लस का मतलब ज़्यादा और डेफिसिट का मतलब कम है। तो इस तरह से अगर हमें जब पता चलता है कि हमारे पास कैश कम है ज़्यादा है, उस हिसाब से हम जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। बस ये 4 पॉइंट्स आपको आने चाहिए जो है। अब है लिमिटेशन। कई बार क्वेश्चन आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशन क्या है। इसके भी आपको मैक्सिमम 3 या 4 पॉइंट आप कर ले, उतना ही बहुत है। इसमें पहली लिमिटेशन तो ये है कि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को हम लिखते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो है आपकी नहीं आती इसमें। फिर दूसरा है नोट अ सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट। आपकी जो इनकम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो एक्रूअल बेसिस पे बनती है, ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से नेट प्रॉफिट अर्न और लॉस जो है उसका पता नहीं चलता। ये बैलेंस शीट के लिए भी सूटेबल जो है सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर ये नहीं होगा कि अगर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है बैलेंस शीट का, क्योंकि हमें इससे फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं चलता। क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन में तीनों चीज़ें आती हैं, इक्विटी, लायबिलिटी और एसेट्स। तो इन सब का पता हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्लियरली नहीं पता चलता। फिर फोर्थ जो पॉइंट है आपका कि ये हिस्टोरिकल इन नेचर है, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो है वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेती है और उसको रीअरेंज करती है अपने जो है नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इसको इसलिए कहते हैं कि ये हिस्टोरिकल इन नेचर है जो है। अब हम नेक्स्ट जो है कुछ शब्द जो है इनका हम प्रयोग बार बार करते हैं, उसके बारे में आपको मैं समझा रही हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनका मतलब क्या है। कैश का मतलब मैंने अभी बताया कि कैश का मतलब होता है हार्ड कैश, आपके हाथ में कितना है या बैंक में कितना है, डिपॉजिट विद द बैंक। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो कैश के बराबर होता है। ये हाईली लिक्विड आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिनको आसानी से हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये हम टाइम 3 मंथ्स भी कह सकते हैं या बहुत इससे भी कम हो सकता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा जाता, जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटी मानते हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और उसको हम कैश और कैश इक्विवेलेंट में लिखते हैं। अब आगे आ जाइए कि इसके और एग्जाम्पल्स क्या हैं। कैश इक्विवेलेंट की एग्जांपल आपकी करंट इन्वेस्टमेंट हो गई। ट्रेजरी बिल क्या है, आरबीआई इशू करती है। कमर्शियल पेपर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, अगर उनको 3 महीने के अंदर अंदर हमें क्या करना है, उसको पेमेंट करनी है, यानी उनको हमें कैश में मिल जाएगा, रिडीम करना है, उनकी पेमेंट हमें मिल जाएगी। लेकिन 3 मंथ्स का पीरियड होना चाहिए अगर आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ताकि अमाउंट और जो रिस्क है वो बहुत कम हो। तो कैश इक्विवेलेंट निकालने के लिए, कैश और कैश इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें इन जो है 3 जो है इन सब आइटम्स की हमें मदद करनी, हमें लेनी है। पहला कैश हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, चेक्स और ड्राफ्ट हमारे हैंड में कितने हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने अभी बता दिया मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कितने हैं बैंक में, इस सब का टोटल जो है आपका आता है कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो अभी तक हमने यही सीखा है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट में हमें कौन कौन से आइटम लेने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें ये देख रहे हैं कि कैश फ्लो कहते किसे, हम बार बार कह रहे हैं कैश फ्लो कैश फ्लो। तो कैश फ्लो का मतलब क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो किसका, कैश और कैश इक्विवेलेंट का पता चलता है कि जो है कि हमारे बिजनेस में किससे हमारा कैश बढ़ रहा है, आ रहा है, और किससे कैश हमारा जा रहा है, किस ट्रांजैक्शन से, उसको हम बोलते हैं कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो जो है। कई बार देयर आर मूवमेंट्स बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कई बार जो है हमारे कैश इक्विवेलेंट में भी जो है मूवमेंट होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने, मूवमेंट का मतलब क्या है कि आपने कैश बैंक से निकाला, यहाँ पर कोई भी कैश आ और जा नहीं रहा, कैसे कि कैश आपने बैंक से निकाला तो बैंक में कैश क्या हो गया, कम हो गया, और आपके हैंड में जो कैश है वो ज़्यादा हो गया। तो कैश की सिर्फ क्या हुई है, मूवमेंट हुई है। ऐसे ही आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, इसमें क्या होगा, आज जब आप कैश जमा कराते हैं तो आपके हाथ से कैश क्या हो गया, कम
और बैंक का बैलेंस कम हो, तो एक बैलेंस बैंक का कम हो रहा है और कैश इन हैंड का बैलेंस क्या हो रहा है, कम, तो सिर्फ मूवमेंट हो रही है। ऐसे ही मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो आपको बोलते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, इनको भी हम कैश इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, जिसमें कोई कैश की सिर्फ मूवमेंट होती है लेकिन कैश बढ़ता और घटता नहीं है। ठीक है, तो हमें कैश फ्लो में क्या नहीं लेना, मूवमेंट्स नहीं लेनी, जिससे कैश और कैश इक्विवेलेंट में। और मूवमेंट कैसी होती है, इन 3 ट्रांजेक्शन से सिर्फ मूवमेंट हो रही है, ना ही कैश आ रहा है और ना ही कैश जा रहा है। अब 3 एक्टिविटी इसमें मेन है, मैंने अभी आपको बताया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन तीनों को जोड़कर हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं कि ऑपरेटिंग का मतलब क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं जिससे, जो कि हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। अब प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी का मतलब है कोई भी कंपनी का जो मेन व्यवसाय से जो पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, जो है, जो कि ना तो इन्वेस्टिंग होती है और ना ही फाइनेंसिंग होती है। यानी मान लीजिए एक गारमेंट इंडस्ट्री है, तो उसका मेन जो व्यवसाय क्या है, गारमेंट को प्रोड्यूस करना, उससे जो उसको पैसा मिलेगा उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आ जाइए बेटा। अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को देखते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, परचेज, डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, सेल। यहाँ तो हम सेल लिखेंगे, ठीक है, सेल, और ये होता है परचेज बेटा। जब हम कोई लॉन्ग टर्म एसेट, यानी कोई भी लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट को खरीदते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को खरीदते या बेचते हैं, तो हमारी क्या बनती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती हैं। इसमें हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, क्योंकि वो कहाँ आ गई है, कैश इक्विवेलेंट में आ चुकी हैं। फिर है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है, वो एक्टिविटी होती हैं जिससे जो है आपका जो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ जो है वेयर देयर इज अ चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। देखो, ओनर की कैपिटल क्या होती है कंपनी में, या तो इक्विटी शेयर होती है या होती है प्रेफरेंस शेयर होती है। ठीक है, 2 तरह के ओनर होते हैं आपके, जो है, या तो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। और साइज ऑफ द ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग फ्रॉम द एंटरप्राइज, इसका मतलब है कि हमारे जब जो है 2 चीज़ों में हम देखते हैं कि क्या ओनर की कैपिटल बड़ी है या बोरोड कैपिटल बड़ी है या घटी है, उन सब चीज़ों को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते हैं। तो उसको बोलते हैं चेंज इन द साइज का मतलब बढ़ना या घटना, कंपोजिशन का मतलब है कि उसकी बनावट में चेंज आना, जो है, अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कंपोजिशन का मतलब क्या है। ओनर्स कैपिटल और बोरोड कैपिटल दोनों को देखा जाता है। अब आ जाइए 1 बाय 1 की कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आते हैं चीज़ें। पहला आपका है आपका बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो है फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने पहले बता दिया, रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है किसी भी कंपनी की, जिससे आपका जो है मेन जो व्यवसाय से जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। अब इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें, मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो जो है उसने गुड्स को जो प्रोड्यूस किया, अगर वो सर्विसिंग रेंडर करती है तो सर्विसेज को रेंडर करने में जो उसको पैसा मिला उसको जो है। इसी तरह से आपने जो है ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी का मतलब है जो कि फाइनेंस में डील नहीं करती, जो है फाइनेंस कंपनी का मतलब होता है जो ब्रोकर जो लोन्स देते हैं, जो है म्यूचुअल फंड कंपनियां, उसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल कंपनीज। अब परचेज ऑफ गुड्स हैं जो है उनकी हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जाएगा, और रिसिप्ट का मतलब कैश आएगा। ऐसे ही हम क्रेडिटर को पे कर रहे हैं तो कैश जाएगा। तो ये जो है उनकी मेन एक्टिविटी है। अब प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी क्या है, जैसे मान लें, अभी ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि जो है एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसका मैन्युफैक्चर करने का काम क्या है, मेन कंप्यूटर पार्ट्स को बेचना खरीदना, तो उससे जो इनकम मिलेगी उसको रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी बोला जाएगा। अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो उसका मेन व्यवसाय क्या हुआ, गुड्स को बेचना और खरीदना। अगर फाइनेंस कंपनी है उसका मेन काम क्या है, लोन को देना और वापस लेना, या सिक्योरिटी को बेचना, लैंड को बेचना। जैसे मान लीजिए
बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो है, उनका काम क्या होता है, प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना, तो वो उनकी क्या होगी, रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। तो हर कंपनी की रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी जो है बेटा अलग अलग होती है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं जल्दी से कि इस क्वेश्चन में क्या आपके फैक्ट्स दिए हुए हैं, कि आपको ये बताना है कि ये कौन सी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके 3 नंबर के, उसमें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी छाटिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी छाटिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी छाटिए, उनको कैटेगराइज करिए। अब जैसे कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स है, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स है, जो है आपका पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस है आपका, फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ये नहीं आएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन ये नहीं आएगा, ये फाइनेंसिंग में आ गया, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग में आएगा, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में आएगा, सेल ऑफ कार इन कैश ये नहीं आएगा बेटा है, कमीशन रिसीव जो है ये आएगा क्योंकि आपने कमीशन रिसीव करी, फिर कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ये आएगा। तो ये सब क्या आपकी क्या कहलाएंगी बेटे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएंगी। अब आ जाइए कि एक क्वेश्चन कई बार आता है 1 नंबर का कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो है हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही होती है, वो है आपकी सैलरी की पेमेंट करना, बोनस की पेमेंट करना या ग्रेच्युटी की पेमेंट करना। ये 1 नंबर पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो हमेशा ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक्विजिशन का मतलब परचेज करना, डिस्पोजल का मतलब सेल करना, किसको, शॉर्ट टर्म को नहीं, लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स को, या अदर इन्वेस्टमेंट हमारी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आपकी आएंगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हमें नहीं लेना, जो है जो कि हम सेल के लिए नहीं खरीदते, उसको हम जो है बिजनेस में जो है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए खरीदते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ आती है, कैश और कैश इक्विवेलेंट में आती हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ बेटा पेपर में अगर क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ लिखा हुआ है, करंट एसेट में लिखा हुआ है, तो हमें उसे क्या मानना है, कैश इक्विवेलेंट मानना है, और ये मार्केटेबल आपकी सिक्योरिटी मानी जाएंगी, सिक्योरिटीज मानी जाएंगी। इसके एग्जांपल क्या है, आपने परचेज करी फिक्स एसेट को जो है, या जो है सेल करी फिक्स एसेट को, तो कैश जाएगा। जो है आपने जो है मान लीजिए जो है सपोज करिए डिबेंचर खरीदिए, बॉन्ड खरीदे, जो है अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो भी आपका खरीदने में भी कैश क्या जाएगा, और सेल करेंगे तो कैश आएगा। ऐसे ही लोन एंड एडवांसेस मेड टू द थर्ड पार्टी, फिर लोन एडवांसेस मेड टू द थर्ड पार्टी, ये सब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ट्रांजैक्शन को आपको क्लासीफाई करना, जैसे हमने पहले किया था कि क्या ये इनमें से कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग है। अब कैश जो है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट है, ये आएगा आपका। जो है कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक, स्टॉक क्या है हमारी, स्टॉक हमारी फिक्स एसेट नहीं है, ये ध्यान रखिए, स्टॉक क्या है हमारी फिक्स एसेट नहीं है, तो ये नहीं आएगा। जो है फिर है आपके रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, लोन टेकन आपने लोन, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ये भी नहीं आएगा आपका। फिर डिबेंचर आपने खरीदे, तो डिबेंचर क्या है आपके, डिबेंचर आपके लॉन्ग टर्म जो है आपके जो है एसेट्स परचेज किए, आपने किसी और कंपनी के डिबेंचर खरीदे, तो फिर ऐसे लोन एडवांस दिया, जो है ऐसे पेटेंट, ये आपका इंटेंजिबल एसेट है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके कई बार आते हैं। ऐसी क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो है वो जो आपकी जो है हमेशा ही जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाएगी, ऐसी कौन सी, वो ऑलवेज का मतलब है हमेशा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट, हमेशा अगर हमने रीसेल के पर्पज़ से नहीं खरीदी, यानी उसको बेचने के पर्पज़ से अगर नहीं खरीदते, हम फर्नीचर खरीदते हैं या बिल्डिंग खरीदते हैं, अगर बिल्डर खरीदता है तो वो रीसेल के लिए खरीद रहा है, तो वो इन्वेस्टिंग नहीं है, ठीक है, तो वो उसका मेन व्यवसाय है, तो उसको कहाँ लेंगे हम, ऑपरेटिंग में लेंगे। लेकिन अगर हम रीसेल के लिए नहीं खरीद रहे तो हमेशा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। अब थर्ड एक्टिविटी पे आ जाइए बेटा। थर्ड एक्टिविटी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिससे हमारी ओनर की कैपिटल में उसकी क्वांटिटी बढ़ती या घटती है। चेंज का मतलब चेंज कम भी हो सकती है उसकी ओनर्स की वेल्थ, और उसकी ज़्यादा भी हो सकती है। कंपोजिशन का मतलब है उसकी चेंजेस, यानी कई बार इक्विटी शेयर बढ़ भी सकते हैं और
प्रेफरेंस शेयर भी बढ़ सकते हैं, कई बार बोरोड कैपिटल बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। उसको ओनर्स कैपिटल और उसकी जो बोरिंग है उसमें जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हमें दोनों चीज़ें लेनी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? जब हम प्रेफरेंस शेयर को रीपे करते हैं उसको बोलते हैं रिडम्पशन, मैंने पेमेंट। और प्रेफरेंस शेयर इश्यू ऑफ डिबेंचर जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे? हमारे पास क्या आएंगे? बोरोड कैपिटल आ जाएगी, ठीक है, हमने मार्केट से पैसा उठाया। इंक्रीज इन बोरिंग जो है, हमारी बोरिंग में इंक्रीज होना, यानी कि उधार में इंक्रीज होना, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, हम कोई लोन रीपे करते हैं तो कैश क्या है? जाएगा, लेकिन ये भी कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हमारे पास कोई डिबेंचर थे, हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो इसके एग्जांपल्स देखें तो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। फिर आपका शॉर्ट टर्म ये बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पेमेंट ऑफ बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, अपने ही शेयर को खरीदना जो है आपका। फिर है आपका इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविडेंड को पे करना जो है। इंक्रीज एंड डिक्रीज, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इसको हमने वर्किंग कैपिटल में नहीं लेना। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेना है। इसको आप हमेशा नोट कर लीजिए, ये ध्यान रखना है आपको, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अब इस क्वेश्चन में क्या है आपका, इस क्वेश्चन में आपको जो है ये बताना है कि इनमें से कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर हम देखते हैं इसको बेटा जल्दी से, तो रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन को रीपे किया, ये आएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रोसीड यानी कितना पैसा मिला आपको इशू ऑफ शेयर से। फिर डिबेंचर सब्सक्राइब जो है बाय द कंपनी। थर्ड पॉइंट देखिए, डिबेंचर सब्सक्राइब हुए हैं, आपको ना तो आपने खरीदे हैं ना ही बेचे हैं, तो ये नहीं आएगा थर्ड पॉइंट आपका बेटा। फिर फोर्थ है रिडम्पशन, आपने पेमेंट करी है, ये आएगा। फिर इंटरेस्ट पेड, चाहे इंटरेस्ट पे हो है, फिर इंटरेस्ट जो है डिविडेंड रिसीव्ड है, ये सब आएगा आपका। फिर इंक्रीज जो इशू ऑफ बोनस शेयर क्यों नहीं आता? इशू ऑफ बोनस शेयर हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसलिए नहीं है कि बोनस शेयर जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, ना तो कैश आता है इसमें और ना ही कैश जाता है, तो ना ही कैश इनफ्लो होता है ना ही कैश आउटफ्लो होता है। तो इशू ऑफ बोनस शेयर जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी नहीं होती। इसी तरह से मैंने अभी आपको बताया बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। क्वेश्चन ये कई बार एक नंबर का आता है कि ऐसी कोई ट्रांजेक्शन बताओ जो ऑलवेज हमेशा जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। वही अभी आपको मैंने बताया कि फाइनेंशियल पेमेंट, अगर हम जो है पेमेंट करते हैं शेयर कैपिटल की, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर रहे हैं या जो है इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ऐसा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी ट्रांजैक्शन बताइए जिसका एक पार्ट तो इन्वेस्टिंग है और एक पार्ट फाइनेंसिंग है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है? अगर हम मान लीजिए आपने मशीनरी खरीदी और हायर परचेज का मतलब इंस्टॉलमेंट में खरीदी, तो इंस्टॉलमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक तो इंस्टॉलमेंट पे करना और इंटरेस्ट पे करना। प्रिंसिपल को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट का मतलब होता है आपका कितना आपको इंटरेस्ट उस इंस्टॉलमेंट पर देना है। तो प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है उस मशीनरी का वो इन्वेस्टिंग में आएगा जो है, और जो इंटरेस्ट आप पे करते हो उसको फाइनेंसिंग में लेते हैं। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके दो पार्ट होते हैं, कुछ पार्ट हिस्सा जो है फाइनेंसिंग में दिखाया जाता है और कुछ पार्ट इन्वेस्टिंग में दिखाया जाता है। अब ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि किस ट्रांजैक्शन को हम कैश, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश की मूवमेंट होती है, यानी एक या तो कैश बढ़ जाता है या बैंक का बढ़ता है या आपके हाथ का बढ़ता है, जैसे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक जो है, या सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, या बैंक में कैश को जमा कराना। इसमें कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा, सिर्फ मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब नॉन कैश ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ट्रांजैक्शन होती हैं जिसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इक्विवेलेंट जो है नहीं होता, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, बोनस शेयर जो है जब आप इशू करते हैं, अभी मैंने बताया कि ये इसमें ना कोई कैश आता है ना जाता है। इशू ऑफ डिबेंचर शेयर, जो हम शेयर को किसके बदले इशू कर रहे हैं डिबेंचर जो है अदर देन कैश जो है, जब हम कैश हमने मशीनरी खरीदी
और बदले में क्या दिया, उसको शेयर दे दिए, तो ना तो कैश आ रहा है ना जा रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉन कैश आइटम। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हम जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंसिडर नहीं करते। तो बस यही हमने अभी थोड़ा बहुत सीखा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 जो एक्टिविटी आपकी मेन कौन कौन सी हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग जो है। और इनको जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिसमें आपको जो है हर एक्टिविटी को और कैश इक्विवेलेंट को, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। जो है कैश सेल है, अब कैश सेल किस में आएगी, ऑपरेटिंग में आएगी। फिर है कैश परचेस, ये भी ऑपरेटिंग है। रेंट पेड है, ये भी ऑपरेटिंग है। फोर्थ है कैश इन एंड कैश इक्विवेलेंट है। फिफ्थ है इनकम टैक्स पेड जो है। अब फिर इनकम टैक्स पेड जो है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इनकम हमेशा एक पर्सनल इनकम होती है, यानी उस कंपनी की इनकम। 6th है ऑफिस एक्सपेंसेस जो है, ये आपके ऑफिस से रिलेटेड है, प्रिंसिपल आपके प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। 7th है बैलेंस एट बैक, ये कैश इक्विवेलेंट है, तो इशू ऑफ शेयर। इस तरह से मैंने जैसे आपको समझाया है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से इन क्वेश्चन को करना है। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।